इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो ये क्वेश्चन हैं ये पिछले विभिन्न एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूरी संभावनाएं हैं इनसे क्वेश्चन बनने की। चाहे मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम हो और भारत के अन्य एग्ज़ाम किसी भी प्रकार के हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये 40+ MCQs की हम डिटेल सॉल्यूशन को भी जानेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पुरापाषाण काल। तो ये ऑप्शन है, इसका जो आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कोई भी जो लिपि होती है उसको लिखी तो जाती है, लिखावट हो जाती है उनमें, लेकिन उसको पढ़ी नहीं जाती है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कोई लिपि है लिखित मिलती है लेकिन उसको पढ़ी नहीं गई है, तो वही चीज़ें आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, उसको हमने लिखा हुआ देखा तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का समय क्या था। सिंधु सभ्यता जब अस्तित्व में आई वो कब से कब तक थी। तो इसका आंसर है 2350 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य था। जो इसकी प्रमाणिक तिथि कार्बन 14 विधि के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसन, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी। तो इसका जो आंसर है जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो अधिकांश स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया है। वहीं राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, इसलिए ये भी फेमस है। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो सिंधु सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ये तो ऑप्शन में ही मिल जाएगा क्योंकि ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर में हमें कश्मीर मिलेगा, पूर्व में उत्तर प्रदेश मिलेगा, नीचे महाराष्ट्र और इधर पाकिस्तान मिलेगा पश्चिम में। तो पूर्वी जिला जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर की ओर देखें तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है। तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर में है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे चौड़ी सड़क के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। सड़कें जो थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर काटती थी समकोण पर, इस प्रकार से। तो सबसे चौड़ी सड़क हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मध्यमा नगर के अवशेष कहाँ से मिले हैं। अब मध्यमा नगर क्या होता है ये समझ लीजिए। मध्यमा नगर जो सिंधु सभ्यता थी वो निचला नगर और दुर्ग में विभाजित थी। ये निचला नगर था और ये दुर्ग था। तो ये पूरब की ओर था निचला नगर और पश्चिम की ओर दुर्ग था। तो मध्यमा नगर, इन दोनों के बीच में नगरों के अवशेष मिले हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है धौलावीरा। मध्यमा नगर के अवशेष धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सातवां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार और अन्नागार, स्विमिंग पूल और बेयर हाउस, ये इसके प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार और अन्नागार के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। पत्तन नगर का आशय है कि पोर्ट यार्ड कौन सा था। लोथल, सुतकांगेडोर, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ए एवं बी दोनों। लोथल और सुतकांगेडोर दोनों ही पत्तन नगर थे हड़प्पा सभ्यता के।
और लोथल में ही कच्ची ईंट से बना सबसे बड़ा बंदरगाह था। कच्ची ईंट से निर्मित सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल में ही था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधुवासी ने तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह जो लिपि थी इसको हमने खोज तो लिए लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा। अगला क्वेश्चन है कि तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो तांबे का रथ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसी को इक्का गाड़ी कहा गया है। इक्का गाड़ी मतलब घोड़ा गाड़ी होता है। घोड़ा गाड़ी के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं जो तांबे का था। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के। अगला क्वेश्चन है नदी से संबंधित है कि पुराने जो स्थल हैं वो किस नदी के किनारे बसे थे। तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा ये किन नदियों के किनारे स्थापित थे, मैच करना है। तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। इसको याद रखने की ट्रिक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, इसको याद रखेंगे हरा से, मोहनजोदड़ो मौसी, लोथल लोभ और कालीबंगा जो था वो काग से याद रखेंगे। ये नदियों की ट्रिक है इसको याद रखने की। हरा हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मौसी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोभ और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पशुपति शिव का अंकन की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी। पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसमें उसका अंकन की मोहर कहाँ से हमें प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता में। तो इसका जो आंसर है वो है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में पशुपति शिव की अंकन मोहर प्राप्त हुई है और इसके अंतर्गत 4-5 पशु भी इसमें अंकित थे। तो 5 पशु देखते हैं। 5 पशु थे बाघ और हाथी, बाघ हाथी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में गेंडा और भैंसा। ये 4 पशु हो गए और 2 डियर पैरों के नीचे था, 2 डियर पैरों के नीचे थे। तो ये पशुपति शिव का अंकन मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर अपनी जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। जल निकास प्रणाली का आशय है ड्रेनेज सिस्टम। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ का था, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी अभी फ़िलहाल 2020 के एग्ज़ाम में पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो धौलावीरा। धौलावीरा के जो नगर थे वो जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव समाज किस प्रकार का था। सैंधव समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, राजतंत्रात्मक था या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मातृसत्तात्मक समाज सिंधु सभ्यता का था। यहाँ से मातृ देवियाँ की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया जैसी महामारी के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मलेरिया जैसी महामारी जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि शल्य चिकित्सा किए जाने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो शल्य चिकित्सा जो प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है वहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहीं से एक मानव के सिर में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, 6 छिद्र प्राप्त हुए जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ शल्य चिकित्सा प्रचलित थी। क्वेश्चन 19वां है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे। मंगोलियन, आर्य, द्रविड़ और इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ थे, इसका आंसर है सी। तो द्रविड़ जो संस्थापक थे उनको बताया था राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास
बनर्जी के द्वारा कहा गया था कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो द्रविड़ थे। राखाल दास बनर्जी ने ही मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा था सिंधु सभ्यता का पतन आग के कारण हुआ है। अब सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था, तो विनाश का कारण था कि आग था, उसको किसने कहा था? डी कौशाम्बी, जॉन मार्शल, व्हीलर, आर.एल. स्टाइन। तो इसका आंसर है डी कौशाम्बी। डी कौशाम्बी ने कहा था कि जो सिंधु सभ्यता है उसका पतन आग के कारण हुआ है। जॉन मार्शल ने भी कहा था, तो जॉन मार्शल ने पतन का कारण बाढ़ को बताया था, और व्हीलर ने पतन का कारण बाह्य आक्रमण, जो आर्यों का आक्रमण हुआ उसके कारण इनको बताया है। आर.एल. स्टाइन ने भी बताया है, तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन को बताया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 21वां है। अब यहाँ से वैदिक काल के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं 21वें नंबर से। तो वैदिक काल का समय कौन सा था? वैदिक काल का समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व और 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर है बी, 1500 से 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल जो था उसको दो भागों में बांटा गया था, एक था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में 1000 से 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक का समय था, और उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 से लेके 500 ईस्वी पूर्व का समय था। तो पूरी वैदिक काल का जो समय हो गया वो 1500 से लेके 500 ईस्वी तक का समय हो गया। अब यही देखते हैं कि वैदिक संस्कृति के संस्थापक किसको स्वीकार किए गए। तो वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वो आर्यों को स्वीकार किए गए थे, क्योंकि बाह्य आक्रमण हुए थे, आर्यों ने आक्रमण किए थे। तो आर्य सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य आ गए थे, उन्होंने ही वैदिक संस्कृति को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है 23वां कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था? आर्य कहाँ से आए थे? ऑप्शन है आर्कटिक, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, तीसरा तिब्बत क्षेत्र और चौथा मध्य एशिया। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, जिसको सभी विद्वानों ने स्वीकार किया था। तो मध्य एशिया आर्यों का प्रमुख क्षेत्र था। तो यहीं पर कुछ और तथ्य दिए गए हैं कि आर्कटिक से आए हैं, उनको बीजी तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि वो आर्कटिक से आए थे। दक्षिणी ध्रुव से आने की बात गार्डन चाइल्ड ने कही थी, गार्डन चाइल्ड ने कही थी, और तिब्बत क्षेत्र से आने की बात दयाराम साहनी के द्वारा कही गई थी। तो ये बीजी तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र से कहा था, गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी ध्रुव से, और तिब्बत क्षेत्र से दयाराम साहनी के द्वारा कहा गया था कि वहाँ के आर्य भारत में आए थे, जबकि मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेदों के जो संख्या है वो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के वेद हैं जिसको हमने यहाँ पर व्याख्या की है, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। वेदों का जो संकलन किया था महर्षि द्वैपायन के द्वारा किया गया था, जिनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। पहले जो 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी रचना पहले हो गई थी। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई थी, तो सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। उसी के अंतर्गत वेदों के ऋग्वेद के जो पठनकर्ता होते हैं उनको होत्र कहा जाता है, सामवेद के पठनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, यजुर्वेद के पठनकर्ता को यधर्वयु और अथर्ववेद के पठनकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। इन्हीं 4 वेद के 4 उपवेद भी स्वीकार किए जाते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। तो इन चारों के उपवेदों के पठनकर्ता भी हैं, तो वो प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा, ये 4 उपवेदों के पठनकर्ता हैं। वेदों के पठनकर्ता भी 4 हैं और उपवेदों के पठनकर्ता भी 4 हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऑप्शन है
दूसरे, 7वें, 10वें और 9वें मंडल। तो इसका आंसर है 10वें मंडल। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो उन 10 मंडल में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। वहीं दूसरे मंडल की अगर हम बात करें तो दूसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। दूसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन 26वां है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। आंसर इसका बी हो गया। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं। तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। अब वेदांग क्या होते हैं ये देखिए। वेदांगों की संख्या 6 हो गई। वेदांग मतलब वेदों के अंग, मतलब वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की स्थापना की गई थी। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। अब वो 6 वेदांगों को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 6 वेदांगों में शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं और उनकी इन 6 अंगों से तुलना की गई है। शिक्षा की तुलना नाक से की गई है, छंद की तुलना पैर से की गई है, व्याकरण की तुलना मुख से की गई है, निरुक्त की तुलना कान से, कल्प की तुलना हाथ से और ज्योतिष की तुलना आँख से की गई है। तो ये 6 वेदांग हैं और 6 वेदांगों के शरीर के अंग से तुलना भी की गई है। क्वेश्चन 28वां है कि वैदिक काल में नैतिक नियम का देवता या संरक्षक किसे कहा जाता था। जो पूरी पृथ्वी का संचालक था, सृष्टि का संचालक है, उसको किसको कहा गया था। ऑप्शन है सोम, पूषण, वरुण और पुरंदर। सोम, पूषण, वरुण और पुरंदर। तो इसका जो आंसर है वो है वरुण। वरुण को नैतिक नियम का देवता कहा गया था। क्वेश्चन 29 है कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है। सिंधु, सरस्वती, गंगा, सतोद्री। तो सब सर्वाधिक वर्णित जो नदी थी वो सिंधु नदी थी, जिसका उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है। वहीं अगर सबसे पवित्र नदी की बात करें तो वो है सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। वही गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा जो दर्शन होता है उसका प्रतिपादन किया था। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। आंसर इसका ए हो गया। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है जो सवित्र को समर्पित है। किसको, सवित्र को समर्पित है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। आंसर है इसका बी। 33वां क्वेश्चन है ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ब्रीही शब्द जो हुआ है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ वंश से होता है, श्रेष्ठ या कुलीन, इससे आर्य शब्द का उल्लेख होता है। तो आर्य जो थे सभी वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्य आए, उसके बाद वर्ण व्यवस्था आई उत्तर वैदिक काल में, वहीं से फिर जाति व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। 35वां क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो प्राचीन व्याकरण है अष्टाध्यायी नाम है उसका, उसके जो लेखक हैं वो पाणिनि हैं। 36वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो सूक्त जो हैं ऋग्वेद में 1028 हैं। मूल सूक्तों की संख्या 1017 थी। बाद में 11 सूक्तों को और जोड़ा गया जिन्हें बालखिल कहा जाता है। बालखिल कहा जाता है, तो बाद में जोड़े गए हैं इसलिए इनको बालखिल कहा गया। तो वर्तमान में सूक्तों की संख्या 1028 है। मूल सूक्त 1017 थे और मंडल है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 37वां क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म ऑप्शन है प्रकृति पूजा और यज्ञ, भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका आंसर है ए, प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ पर विश्वास करते थे। तो इसका आंसर ए, प्रकृति पूजा और यज्ञ।
38वां क्वेश्चन है कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था। ये पुराने नाम से जो क्वेश्चन है नदियों के वो कभी कभी आ जाते हैं। तो रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी है। क्या है? परुष्णी। वहीं और अगर बात करें तो सतुद्री, सतुद्री का नाम है सतलज वर्तमान में। बिपाशा ब्यास नदी को बोलते हैं। और कुभा जो थी वो काबुल नदी को बोला जाता था। तो ये आधुनिक नाम है और वैदिक काल में ये नाम है उनके। तो रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी, आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो आर्य जब स्थापित हुए थे उस समय व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। कृषि तो सेकेंडरी था, उत्तर वैदिक काल में कृषि आ गई थी। तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में कृषि था। इसका आंसर है बी। 40वां क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। संस्कारों की कुल संख्या 16 हैं। तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो भिन्न भिन्न एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अभ्यास करते रहें और खुश रहें।